कोरोना से जुड़ी हर खबर न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है और इसी कड़ी में न्यूज़ 24 की टीम इस वक्त CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक इंटीग्रेटिव बायोलॉजी में है, जो कि एक सेंटर है। यहीं पर जीनोम सीक्वेंसिंग होती है। अब आप लगातार इस बात की चर्चा सुन रहे हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। जीनोम सीक्वेंसिंग के ज़रिए ही पता लगेगा कि हमारे देश में कौन कौन से वेरिएंट है और कौन कौन से वेरिएंट खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश पांडे, जो कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं यहाँ पर। आइए सीधे उन्हीं से बात करते हैं। सर, स्वागत है न्यूज़ 24 में आपका। सर, जो स्थिति इस वक्त है, चाइना में तो महामारी है, लेकिन भारत में भी जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, उसको लेकर लोगों के मन में एक संशय पैदा हो गया है कि अब कौन सा कोरोना का वेरिएंट खतरे की घंटी की तरह सामने आ जाएगा और फिर से वो हालात ना पैदा कर देगा। इसमें अच्छाई कह लीजिए या नई बात कह लीजिए, बट अच्छाई ये है कि ये जो नया वेरिएंट है ये इंडिया में कुछ महीने पहले भी डिटेक्ट हुआ है और इसे सीक्वेंसिंग के थ्रू ही डिटेक्ट किया गया है कि ये ओमिक्रॉन का ही एक वेरिएंट है। अब जब हम वेरिएंट कहते हैं तो हम क्या समझते हैं? तो आप इमेजिन कीजिए कि ये एक पेड़ है और इसके ये स्टेम है और इसके ये डिफरेंट पत्ते हैं। तो कोई भी पेरेनियल जो पेड़ है जो हम लगाते हैं अपने बगीचे में भी, उसमें नए पत्ते आने ही आने हैं। वो ठंड में थोड़ा छोटा हो सकता है, बारिश में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, तो वो होना ही होना है। वायरस का भी ऐसे ही है। इसको क्या करना है? इसका एम है कि मुझे बढ़ना है, मुझे प्रोलिफरेट करना है, मुझे अपने नंबर्स बढ़ाने हैं, डिपेंडिंग ऑन कि किस जगह पे वो। जैसे हमने यदि मिट्टी में खाद अच्छी डाली तो पत्ते ज़्यादा और जल्दी आ सकते हैं, उसी तरह ये वायरस यदि उन इंडिविजुअल्स में गया जिसका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक था, उसका क्या मतलब हुआ कि हमारा इम्यून सिस्टम उस वायरस को नष्ट नहीं कर पाया। तो जब वो उसको नष्ट नहीं कर पाया तो वो वायरस ने अपने आप को ज़्यादा नंबर में बढ़ाए। अब ज़्यादा नंबर में जब बढ़ाया तो ये क्या है कि ये RNA वायरस है। नंबर में कैसे बढ़ाया? तो कॉपी किया। इट्स काइंड ऑफ फोटोस्टैट मशीन। कॉपी जब किया तो कुछ जगह पे वो अच्छी कॉपी नहीं कर पाया। वो जो चेंज वो एक डिफरेंस जो रह गया, उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। और बहुत सारे कॉम्बिनेशन में जब म्यूटेशन ऐसे होते हैं तो वो वेरिएंट हो जाते हैं, और उस वेरिएंट के अंदर और चेंजेस जब होते हैं तो वो लीनिएज, सब लीनिएज, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये ऐसा है कि ये वायरस का साइकिल है, ये कुछ नया नहीं है। इसके साथ अंतर क्या है कि ये 30,000 बेस पेयर का वायरस है, जो कि इतने बड़े भूभाग में इतने सारे लोगों में इन्फेक्शन किया है। तो इसलिए उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली है अपने आप को बढ़ाने के लिए और अपने आप को चेंज करके नए नए रूप में आने के लिए। तो उसके लिए तो ये सहज रास्ता है। हमारे लिए असहज क्यों है? क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ इन्फेक्टेड पहले कभी नहीं हुए थे। तो उसी चीज़ को समझने के लिए जो हम करते हैं एज अ साइंटिस्ट की, हम सीक्वेंसिंग करते हैं। जी, जैसे कि हम तस्वीर भी देख रहे हैं सर यहाँ पर। ये है, ये अभी फ़िलहाल हो रहा है जिसको हम कहते हैं RT-PCR को। यदि मुझे कोई सिम्टम लग रहा है या नहीं भी लग रहा है और मुझे लगता है कि जैसे कोई कोविड पॉजिटिव कन्फर्म्ड के साथ में आ गया था, तो मैं अपनी टेस्टिंग करवा लेता हूँ। तो उसका हम नेज़ल स्वैब लेते हैं, उसमें से RNA निकालते हैं और निकाल के फिर उसकी हम टेस्टिंग करते हैं। जैसे सर अभी एयरपोर्ट पे रैंडम टेस्टिंग होगी और वहाँ से 2% लोगों में जो भी बाहर से यात्री आएंगे, उनका सैंपल लेकर यहीं आएंगे। सो उनमें से वन ऑफ द लैब ये भी डेजिग्नेटेड है कि वहाँ जो पॉजिटिव RT-PCR पे आएंगे उनके सैंपल्स लैब में आएंगे सीक्वेंसिंग के लिए। सीक्वेंसिंग के बाद हम ये बताएंगे कि अच्छा, इनमें से कितने सैंपल्स थे जिनमें से BF.7 या XBB वेरिएंट है, जिन पे अभी फ़िलहाल सबकी नज़र है। बट एज अ साइंटिस्ट हम किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करते हैं। हो सकता है कि XBB या BF.7 के अलावा भी कोई ऐसी चीज़ है जो कि अनयूजुअल लग रही है, तो हम उस पर भी नज़र बनाए रखते हैं कि अच्छा ये क्या है। अच्छा सर, यहाँ जैसे आप समझा रहे थे कि RT-PCR टेस्ट करा, उसका सैंपल लिया और सैंपल के बाद जब यहाँ पर टेस्टिंग शुरू होती है तो इसमें क्या किया जाता है? पहले RT-PCR हमें ये बताता है कि आप, जैसे मेरा सैंपल था या आपका सैंपल था, क्या हम में SARS-CoV-2 के जीन है नहीं है। यदि वो नेगेटिव है तो बात ख़त्म हो गई। यदि वो पॉजिटिव है तो हमें ये जानना है कि इसमें कौन सा वेरिएंट है या कौन सा सब लीनिएज है जो हम जानते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि उसमें उसके सीक्वेंस को जानना होता है कि ये आप मान लीजिए कि जैसे ABCD है, तो हमें ये पूरा जानना है कि ये जो वायरस वाली किताब है, इस किताब में पूरे ABCD किस क्रम में लिखे गए हैं, उसी को हम सीक्वेंस कहते हैं, क्रम। तो उस क्रम में जब हम उस चीज़ को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा, जो वुहान स्ट्रेन था उसका क्रम था ABCDE।
अब जब हमने एक नए सैंपल को सीक्वेंस किया तो उसका क्रम है ABDEF, तो एक C चेंज होकर D हो गया है। तब वो जब चेंज हो गया तो वो उस बुक में कहाँ चेंज हुआ है, क्योंकि एक अल्फ़ाबेट चेंज होगा तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो उसी चीज़ को समझने के लिए, उसी चीज़ को हम साइंटिफिक भाषा में कहते हैं ये एक नया वेरिएंट है। अब वो नया वेरिएंट खतरनाक है नहीं खतरनाक है वो कैसे पता करते हैं, तो वो ये देखते हैं कि वो म्यूटेशन कहाँ पे हुआ है, क्योंकि वो वायरस का भी एक ही पार्ट है जो कि हमारे अंदर आके इंटरेक्ट करता है और वहाँ से अंदर जाता है। तो वो जो म्यूटेशन हुआ है वो कहीं ऐसे जगह पे हुआ है कि जिससे उसको हमारे अंदर जाने में आसानी हो रही है, या हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको एक तरह से कह लीजिए बेवकूफ़ बनाने में आसानी हो रही है। तो उस म्यूटेशन के बेसिस पे हम पहली एनालिसिस ये करते हैं कि अच्छा इस म्यूटेशन के चलते इस वायरस को क्या मेरे अंदर आने में आसानी होगी, मेरे इम्यून सिस्टम से बचने में आसानी होगी, तो उसको हम कहते हैं कि दिस कैन बी अ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, और यदि बहुत ज़्यादा लोगों में वो फैलेगा तो हम कहेंगे कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न तो है। इसमें एक सवाल ये है सर, जब चर्चा हो रही है BF.7 की, चाइना में वो महामारी का रूप ले चुका है, भारत में आपने कहा कि पहले इसको डिटेक्ट किया गया है, तो जब ये डिटेक्शन होता है तो आपने कहा कि उसी वक्त ये समझ में आ जाता है कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो सकता है या वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या भारत के परिप्रेक्ष्य में BF.7 वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो सकता है आने वाले समय में? अब इसमें जो सबसे मुख्य शब्द है कि हो सकता है क्या, इसका जवाब आज की डेट में नहीं है, बट उस पर हम कंटिन्यूस नज़र बनाए हुए हैं। जो चाइना में हुआ है वो थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि वहाँ जो लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी थी, वहाँ जो वैक्सीन्स दिए गए हैं, वैक्सीन्स जितने दिए गए हैं वो एक अलग चीज़ है। हमारे यहाँ हमारी नेचुरल इम्यूनिटी या नोन अननोन इन्फेक्शंस के साथ हमारी इम्यूनिटी करीब करीब 90% लोगों को इन्फेक्शन जाने पहचाने हुए हैं, और वो गवर्नमेंट ने सर्विस करके देखे हुए हैं। तो इस चलते हमारी वो जो एक्सपोजर टू द वायरस है वो ज़्यादा है। जी सर, एक चीज़ सवाल ये भी है कि अभी तक देश में जीनोम सीक्वेंसिंग के ज़रिए कितने वेरिएंट का पता लगाया जा चुका है और कौन कौन से वेरिएंट ऐसे हैं, क्योंकि लोगों के जहन में ये बार बार सवाल उठते हैं। कभी BF.5 आ जाता है, BF.7 है, XBB है जो सिंगापुर से आया है, तो लोग भी ये उनके जहन में होता है कि भाई कितने वेरिएंट आते रहेंगे ऐसे। नंबर्स का कुछ ज़्यादा ध्यान, मतलब यदि मैं कहूँ तो नंबर्स को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वेरिएंट्स आते रहेंगे, जैसा मैंने शुरू में कहा, ये वायरस का उसका यही कह लीजिए कि फीचर है कि वो आते रहेंगे, वो समस्या नहीं है। समस्या ये है कि क्या वो आने वाला जो स्पीड है उसको हम किसी तरीके से तोड़ सकते हैं क्या, या उसमें हम रोड ब्लॉकर लगा सकते हैं क्या, वो या साइंटिफिक भाषा में कहें कि ट्रांसमिशन चेन रोक सकते हैं क्या। तो यदि वो हम कर पाएँ तो वो जैसे फ्लू है, हम सब वैक्सीन लेते हैं, या जो लोग पेरेंट्स हैं उनको हम वैक्सीन दिलाते हैं फ्लू की, बट क्या उनको उसके बाद फ्लू नहीं होता है? होता है, बट माइल्डर होता है, उतनी सीवियर नहीं होती है। उसी तरह इस केस में भी ऐसा है कि इन्फेक्शन तो होंगे या नया वेरिएंट तो आता रहेगा, वो उसमें विराम लग जाएगा ऐसा कहना बहुत मुश्किल है आज की डेट में। बट क्या उससे लोगों को सीवियरिटी बढ़ रही है, लोग ज़्यादा हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, वो मुद्दे की बात है कि क्या जुलाई के महीने से जो चीज़ें डिटेक्ट हुई हैं अभी तक में, क्या उनमें कोई सिम्टम या कुछ तरीके का कंसर्न की बात आप लोगों को दिखाई पड़ी है? क्योंकि सीक्वेंसिंग के बाद तो ये समझ में आ जाता है कि ये किस तरीके से भारतीय पॉपुलेशन में एक्ट करेगा। अभी तक नहीं, बट जब मैं कह रहा हूँ तो आज की डेट में हमने थोड़ी, आप कह लीजिए कि निगाहें और तेज और बड़ी करके देख रहे हैं कि क्या जिन जगह पे ये डिटेक्शन एक आध जगह पे हुआ था, क्या वहाँ इसके केसेस ज़्यादा हैं या मिल रहे हैं? अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, किंतु क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवलर्स भी आ रहे हैं तो 2% वहाँ रैंडम टेस्टिंग भी होगी, तो उनमें एक है कि ये ट्रांसपोर्ट होके आए और फिर कम्युनिटी में फैल सकता है, जैसे ओमिक्रॉन के टाइम में भी हुआ था या अल्फ़ा वेरिएंट के टाइम में भी हुआ था। इसीलिए पहला पोर्ट ऑफ एंट्री, कि पोर्ट ऑफ एंट्री पे पहले रैंडम सैम्पलिंग करके देखे कि कितने लोग ऐसे थे जिनमें से ये XBB या XF.7 था, और फिर हम कम्युनिटी में भी सर्वेलेंस कर रहे हैं कि जैसे RT-PCR से टेस्टिंग बढ़ा दी जाए और उनमें टेस्टिंग करके हम देखें क्या वहाँ जितने लोग मुझे मिले उसी फ्रीक्वेंसी या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में हमारे पॉपुलेशन में मिल रहा है, जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन। जब तक वो नहीं है तब तक वेरिएंट आते रहेंगे, वो नॉर्मल बात है, बट उस वेरिएंट से क्या हमारी
हॉस्पिटल एडमिशन बढ़ रहे हैं, सीवियरिटी बढ़ रही है या अनफॉर्चुनेट डेथ हो रहे हैं, तब तक इन्फेक्शन होना कोई आश्चर्य नहीं है, बट वो सीवियरिटी ना हो वो ज़रूरी है। अंतिम सवाल करूंगी सर कि प्रतिदिन कितनी जीनोम सीक्वेंसिंग हो पा रही है फ़िलहाल, और कितने और बढ़ाने की ज़रूरत लगती है? बढ़ाने की ज़रूरत तो पहले कैपेसिटी की यदि हम बात करें सीक्वेंसिंग की, तो पिछले 2 सालों में सीक्वेंसिंग की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। हम एक दिन में 50,000 जीनोम सीक्वेंस कर सकते हैं। अभी हमारे यहाँ उतनी पॉजिटिविटी ही नहीं थी। यदि हम डेटा भी देखें तो हमारे यहाँ पॉजिटिविटी ऑलमोस्ट डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट में थी। तो कैपेसिटी तो हमारे यहाँ सीक्वेंसिंग की पर्याप्त है इस चीज़ को मीट करने के लिए, और उस चीज़ को हम कर भी रहे हैं। तो और बट अभी हम क्या कर रहे हैं कि पिछले 1 सप्ताह से हम इसको और ज़्यादा नज़दीक से कि हम और टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सीक्वेंसिंग तो जो आरटीपीसीआर पॉजिटिव होंगे उन्हीं की होगी। हम किसी सैंपल के लोग की सीक्वेंसिंग नहीं कर सकते, तो हमें पहले आरटीपीसीआर टेस्टिंग होगी। वहाँ जो यदि टेस्टिंग पॉजिटिव केसेस ज़्यादा आएंगे, अभी जो कि दिख नहीं रहा है, यदि आएँ तो उनकी सैंपल्स की सीक्वेंसिंग। बट हाँ, सीक्वेंसिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सतत तरीके से चल रही है। तभी ये जो वेरिएंट और जुलाई अगस्त में हमारे यहाँ डिटेक्ट हुए, तभी डिटेक्ट हुए, बिकॉज सीक्वेंसिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में चल रही है, जो कि इंसाकॉग, आप लोग जानते हैं कि इंसाकॉग के तहत पैन इंडिया नेटवर्क है, ताकि हम कहीं से कोई सिग्नल मिस ना करें, कि जम्मू से लेके कन्याकुमारी और उधर गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट तक सारे जगह हम सेंटर्स हैं सीक्वेंसिंग के। और उसका मकसद यही है कि हम कहीं से कोई सिग्नल मिस ना करें, क्योंकि आज की डेट में हम सभी ट्रैवल करते हैं, नेशनली, लोकली, सब जगह, तो कहीं से हम कोई सिग्नल मिस ना करें। और तभी केस आई थिंक इफ़ आई रिमेंबर इट गुजरात का है, तो वहाँ डिटेक्ट हुआ है। बट वहाँ से अभी कोई ऐसा रेड फ्लैग नहीं है, बट दैट डजेंट मीन कि हम अपनी कोई गार्ड डाउन करें, जिसको हम बिल्कुल सजग तरीके से कर रहे हैं। बट कैपेसिटी हमारी सीक्वेंसिंग की पर्याप्त है, उतने अभी पॉजिटिव केसेस नहीं है, जो अच्छी बात है। इसलिए हम बफर में एक तरह से। तो देखिए, बहुत सारी जानकारी दी है इन्होंने, और जिस तरीके से कहा कि देखिए हालात अभी पैनिक के नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपनी सतर्कता छोड़ दें, और ज़रूरत इस वक्त यही है कि बस नज़र रखी जाए, क्योंकि हमारे देश के विशेषज्ञ, डॉक्टर, तमाम लोग जो हैं वो लगातार 2020 से ही कोरोना के तमाम जो भी वेरिएंट है उस पर काम करते आए हुए हैं, और इतना एक्सपीरियंस और लर्निंग हो चुकी है कि अब एक भी कहा जाए कि कॉर्नर नहीं छोड़ते हैं। और प्रयास यही होता है कि कोई भी वेरिएंट, अगर वो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट हो या वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो, तुरंत उसका पता लगाकर तुरंत उस पर एक्शन लिया जा सके। कैमरा पर्सन नितिन के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।